नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से भारत ने यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को यहाँ पर दिखाया है। यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स को हम लगातार एक्सपोज करते हुए चले आ रहे हैं। आपको ध्यान में होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूएस ने अपने फिर से डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए थे, जहाँ पर ट्रंप ने वॉर को रुकवाने के लिए टैरिफ की बात कर दी थी कि मैंने जब टैरिफ का धमकी दिया तो भारत मान गया और वॉर रुक गया और मैंने वॉर रुकवा दिया। उस समय भी जो यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स थे भारत ने एक्सपोज किए थे, बाकायदे ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला गया था उसमें, और उसमें साफ कहा गया था कि जब कोई भी डिप्लोमेटिक बातचीत हुई उसमें ट्रंप से टैरिफ की तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस पूरे वॉर के एस्केलेशन को लेकर के और वॉर के एफर्ट्स को लेकर के, उसमें पीस के एफर्ट्स को लेकर के बातचीत चल रही थी, लेकिन यहाँ पर टैरिफ की कोई चर्चा नहीं हुई थी। और उसी समय से लगातार आप देखो तो यूएस को हर एक दूसरा देश एक्सपोज करता रहा है। यूके के पीएम कीयर स्टार्मर ने मतलब उनको कहा कि भाई यूएस का डबल स्टैंडर्ड्स है। ये खुद हमको कहते हैं कि एक बार कि आपको वॉर में नहीं पड़ना, और उसके बाद फिर खुद रिक्वेस्ट करते हैं कि आ जाओ वॉर में हमारे साथ। इसी तरीके से जर्मनी ने, इसी तरीके से फ्रांस ने, लगभग हर देश जो है वो यूएस के डबल स्टैंडर्ड और खासतौर के ट्रंप के पूरे मूडी बिहेवियर से बहुत परेशान हो चुके हैं, और वो परेशानी अब झलकने लगी है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक बार फिर से यूएस को उनका डबल स्टैंडर्ड्स की जो चर्चा है वो फिनलैंड में जाकर करी। आपको पता ही कि वो फिनलैंड में है इस समय पर अपने दौरे पर, और फिनलैंड में उन्होंने जब न्यूज़ रिपोर्टर से बात करी तो यूएस के इसी डबल स्टैंडर्ड की बात की। उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल को अभी एकदम एज अ टैबू दिखाया जा रहा है कि रशियन ऑयल खरीदना तो भाई पाप है, ये खरीदोगे तो सैंक्शंस लग जाएंगे तुम्हारे ऊपर। और यही यूएस हमें रिक्वेस्ट करता रहा है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो जब इनको चाहिए तो हम ऑयल खरीदें, जब इनको नहीं चाहिए तो हम ऑयल ना खरीदें। तो इनके हिसाब से दुनिया तो नहीं चल सकती है। हर देश अपना इंटरेस्ट को सेंटर में रख करके ही काम करता है। अब आप सोचिए कि क्या यूएस की ऐसी कौन सी जरूरत आप पड़ी थी कि वो रशियन ऑयल बिकवाना शुरू कर दिए थे, रशियन ऑयल की मार्केटिंग शुरू कर दी थी कि भारत ज़्यादा से ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदे। ऐसा यूएस क्यों चाहता था? तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं, और सीधा सीधा यूएस के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना ऑफर लॉन्च कर दिया है। अनअकैडमी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें आप अनअकैडमी प्लस अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो यहाँ पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, और 5% का डिस्काउंट के बाद ये आपकी जो कोर्स फीस है वो 19,999 हो जाती है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, हैंडआउट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हो, आइकॉनिक सब्सक्राइब करते हो, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है, और फीस जो है आपकी वो 29,999 हो जाएगी। 14 बुक्स आपके बाकायदे घर पर डिलीवर कराई जाएंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, आपको पर्सनलाइज फीचर्स मिलेंगे, मेंटोरशिप मिलेगी। प्लस इसके साथ में यूआरटीएस एमआरटीएस जो हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है और मेंस की टेस्ट सीरीज है वो आपके पास डिलीवर कराई जाएगी घर पर, क्योंकि इवेंचुअली आपको ऑफलाइन ही देना है। तो एकदम सारे पर्सनलाइज फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, लाइव क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें तो इसमें होंगी। आइकॉनिक आप अगर ज्वाइन करते हो तो काफ़ी फायदे में आप रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो एस जयशंकर साहब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे? यहाँ पर बात सीधा सीधा यूएस डबल स्टैंडर्ड्स की हो रही थी। उन्होंने कहा कि यही यूएस था जो हमसे 2022 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ, तो यही यूएस था जो 2022 में हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार यू कैन बाय एज मच रशियन ऑयल एज यू कैन, आप ज़्यादा से ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदने की कोशिश करो, और इससे क्या है पूरी दुनिया का फायदा होगा। अब ये सोचने वाली बात है कि पूरी दुनिया का फायदा होगा कैसे? तो देखो, रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल सप्लायर है, और जब जाइंट एज रशिया, मतलब इतना बड़ा ऑयल सप्लायर, एकदम से उसके ऑयल अगर मार्केट से गायब होता, जो यूएस कह रहा था कि कोई भी यूरोपियन नेशन जो है वो रशियन ऑयल ना खरीदे, तो एकदम से रशियन ऑयल अगर मार्केट से गायब होता, कोई भी नहीं खरीदता, तो जाहिर सी बात है ऑयल की कमी होती। ऑयल की कमी होती तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते। अगर हम सिंपल इकोनॉमिक टर्म्स में भी बात करें तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे। जिस चीज़ की भाई सप्लाई डिमांड का गेम है, तो सप्लाई कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है प्राइस जो है वो हाई चले जाएंगे, डिमांड जो है वो हाई चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि ऑयल के प्राइसेस जो हैं, ग्लोबल प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते। तो उस समय पर ताकि रशियन ऑयल पूरा आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना जाए, पूरी तरीके से मार्केट के बाहर ना जाए, इसीलिए हमको रिक्वेस्ट किया गया, भारत को रिक्वेस्ट किया गया कि आप जो है वो रशियन ऑयल खरीदिए, ताकि हम जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं उसको लो रख सकें। और ये बात, ये यूएस स्टैंडर्ड्स जो हैं, यूएस के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो सोचो एक्सपोज कहाँ पर हो रहे हैं? वो एक्सपोज फिनलैंड में हो रहे हैं। फिनलैंड में खड़े होकर के एस जयशंकर साहब ने ये बात वहाँ के सारी मीडिया के सामने कही। उन्होंने कहा कि पहले इन्होंने खुद हमसे रिक्वेस्ट किया 2022 में, और हमने जब खूब ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदे, उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगा दिया, एडिशनल टैरिफ कि तुम रशियन ऑयल क्यों खरीद रहे हो। जब इनका मतलब सद गया तो उसके बाद इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया।
तो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को चेक में रखने के लिए इन्होंने भारत से रिक्वेस्ट किया था। इंडिया ने काफ़ी ऑयल खरीदा और इससे क्या हुआ कि जो ऑयल है वो पूरी तरीके से वाइप ऑफ नहीं हुआ मार्केट से, रशियन ऑयल वाइप ऑफ नहीं हुआ और उससे पूरी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को मदद मिली। इंडिया जो है, जब उन्होंने रशियन ऑयल खरीदा तो इसमें इंडिया का भी फायदा हुआ, क्योंकि यूएस ने रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। तो रशिया अपने ऑयल को वैसे, और जब सैंक्शंस लगे थे तो उस पर एक बेसिकली कैप लगा दिया गया था, सीलिंग लगा दी गई थी कि रशियन ऑयल जो है होगा वो $60 पर बैरल से ज़्यादा प्राइस में नहीं बिकेगा। तो वो $60 में ही मिल रहा था, तो उससे भारत का भी फायदा हुआ। इससे एक तरीके से रशिया का भी फायदा हुआ। रशिया ने इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया होगा? ऑब्वियसली अपने वॉर में किया होगा, और इस बारे में तो रिपोर्ट कई बार आ चुकी है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि रशिया का जो 90% पैसा है जो जिससे वो इस पूरे वॉर को फीड कर रहा है वो उसका ऑयल मनी है, और वो ऑयल मनी दो देशों से आ रहा है, वो चाइना और भारत से आ रहा है। तो भारत और चाइना को जो रशिया ने ऑयल बेचा उसके बदले में जो उसको पैसा मिला वो पैसा उसने यूक्रेन वॉर में इन्वेस्ट किया, यूक्रेन को मतलब रोज पीटा उस पैसे से। तो उसके बाद ट्रंप, जब आपको पता है कि 2022 से एकदम बिल्कुल ये खुश थे, रशियन ऑयल बिक रहा था, ये बिल्कुल सही था और इससे ये ग्लोबल ऑयल प्राइस को भी चेक में रख पा रहे थे। तो उस टाइम पर यूएस ने खुद भारत से मदद मांगी थी एक तरीके से मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए, और भारत ने वो मदद की भी थी और मार्केट स्टेबलाइज था भी। हम बात करते हैं ना भारत की न्यूट्रलिटी की, ये भारत की न्यूट्रलिटी थी कि रशिया, यूएस, ऑल दीज कंट्रीज एट वन प्लेस। हाँ, जो हमारी मदद बहुत बुरे समय में करता है हम उसकी मदद उसके बुरे समय में करते हैं। तो रशिया के साथ वैसा ही एक रिलेशंस आपको दिखाई देता है। बहुत सिंपैथेटिक नहीं है जो सबको लगता है। और यहाँ पर एक पत्रकार ने पूछा भी कि बहुत सिंपैथी लगती है कि आपकी रशिया की तरफ बहुत सिंपैथी है। उन्होंने ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि क्या आप रशिया के प्रति ट्रू सिंपैथेटिक है कि भाई आपने रशियन ऑयल खरीदने के लिए अपने ऊपर सैंक्शंस लगवा लिए, अपने ऊपर टैरिफ्स लगवा लिए। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी था उनको ये समझाना, उन पत्रकारों को ये समझाया गया कि हमने सिंपैथी के बेसिस पर ने टैरिफ अपने ऊपर इसलिए नहीं लगाया। टैरिफ जो भारत के ऊपर लगा वो सिर्फ एक बहाना था कि रशियन ऑयल खरीद रहा है भारत तो उसके ऊपर टैरिफ लगा दो, वो सिर्फ एक बहाना था। क्योंकि आप देखिए, अब इस पूरे इकॉनमी को समझिए कि हमने ऑयल जो खरीदा वो अवेलेबिलिटी के बेस पर खरीदा। हुआ क्या प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि अगर आप 2022 के पहले का डेटा उठा करके देखिए, 2022 के पहले हम रशियन ऑयल ऑलमोस्ट बहुत कम खरीद रहे थे, बहुत कम, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रशियन ऑयल खरीद रहे थे। और 2022 के बाद जब रिक्वेस्ट की गई तो एकदम से हम बहुत ज़्यादा रशियन ऑयल खरीदने लगे। क्यों खरीदने लगे? क्योंकि पूरे यूरोपियन कंट्रीज को ट्रंप ने ऑलरेडी प्रॉब्लम में डाल रखा था। यूरोपियन कंट्रीज को साफ कह रखा था कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे। और यूरोपियंस फिर क्या करने लगे? यूरोपियंस मिडिल ईस्टर्न ऑयल खरीदने लगे। और जब अब मिडिल ईस्टर्न ऑयल यूरोप जाने लगा तो जाहिर सी बात है सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी। तो रशियन ऑयल की सप्लाई जो है वो यहाँ आने लगी। तो इससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ा मार्केट पर, और ऑयल प्राइस जो है वो स्टेबल रहे। जब इनका ये पूरा मामला सद गया, जब इन्होंने लगा इनको कि अब मार्केट स्टेबल है, अब सबने अपने अपने दूसरे सोर्सेस ढूंढ लिए हैं, मिडिल ईस्टर्न ऑयल खरीदने लग गए हैं, तो अब इन्होंने भारत के ऊपर फिर उसके बाद से सैंक्शंस लगाना शुरू किया। आप देखिए कि यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और रशिया ऑन द अदर हैंड जो है वो एक स्टडी सप्लायर बना रहा। रशिया के पास हमेशा सप्लाई होता था, रशिया वो सप्लाई देता रहा और भारत के लिए वो बहुत अच्छा रहा। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई वहाँ पर कोई भी एस्केलेशन नहीं, वॉर का कोई इम्पैक्ट नहीं, एकदम प्रॉपर सप्लाई रशिया की तरफ से आती रही। मैं दूसरी तरफ यूएस की पॉलिसी देखिए, वो एकदम पूरी तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिसी है। पहले ये कह रहे हैं कि रशियन ऑयल खरीदो, उसके बाद जब इनका मतलब सद गया, ट्रंप जैसा आदमी आ गया तो कह रहा है नहीं खरीदना रशियन ऑयल। तो वो चीज़ है, वो एक पूरी मतलब डबल स्टैंडर्ड्स जो है उसको यहाँ पर पूरा एक्सपोज किया गया है। इन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया और उसके बाद उस सैंक्शंस को हटा लिया। अब इसकी पूरी जो कहानी है वो भी जयशंकर साहब ने बताई और उसकी भी चर्चा यहाँ पर करी। इसको थोड़ा सा हम इस पूरे गेम को समझते हैं। देखो, सबसे पहले ये मामला स्टार्ट हुआ रशियन ऑयल खरीदने से। 2022 में इन्होंने खुद कहा इंडिया ने खूब सारे रशियन ऑयल खरीदे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आती है। आपको पता ही है कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद ट्रंप ने टैरिफ लगाया कि 25% का टैरिफ लगेगा भारत के ऊपर। फिर उसके बाद एडिशनल 25% किया और एडिशनल 25% किया, जिसको लेकर के 50% टैरिफ हो गया टोटल भारत के ऊपर। वो एडिशनल 25% इसलिए किया गया था क्योंकि हम इंडिया जो है वो रशियन ऑयल परचेज कर रहा था। और ये जो 25% एडिशनल टैरिफ लगा उसको जोड़ करके जब ये 50% का टैरिफ हुआ तो वो एशिया में सबसे हाईएस्ट टैरिफ था जो भारत के ऊपर लगाए गए। भारत ने तब भी रशियन ऑयल खरीदा। उसके बाद जब यूएस को अपनी डील मिल गई तो उन्होंने इस टैरिफ को डिक्रीज करके 18% कर दिया कि भाई आप
इन्वेस्ट करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, ये दुनिया भर की चीज़ें, ये सारी डील जो है वो भारत के साथ एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया, इसको मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ था। फिर 18% हुआ और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आ गया। यूएस सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई कि ट्रम्प का जो टैरिफ है ये स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एक तरीके से। तो उसके बाद वो 10% कर दिया गया टैरिफ को। अब ये पूरा 10% कर दिया गया था और यहाँ तक मामला ये था, यहाँ तक यूएस का स्टैंड ये था कि हाँ अब रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, क्योंकि अब मार्केट स्टेबल हो चुका है, सारे सप्लायर्स ने अपना सारी कंट्रीज ने अपना अपना सप्लायर ढूंढ लिया है, तो अब आपको रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, किसी भी देश को रशियन ऑयल नहीं खरीदना है, उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, ये है वो है, सब दुनिया भर की बातें करी थी। इसके बाद कट टू ईरान वॉर। जैसे ही ईरान का वॉर शुरू होता है, फिर से मिडिल ईस्टर्न ऑयल के ऊपर प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल रीजन है ना। कभी इजराइल का हमास से प्रॉब्लम शुरू होगा तो प्रॉब्लम होगी, कभी हूदीज जो हैं वो मिसाइल मारने लगेंगे, कभी जो है ईरान के साथ डायरेक्ट वॉर में आ जाएंगे, तो बहुत अनस्टेबल रीजन है। इसीलिए यूरोपियन देश बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करते मिडिल ईस्टर्न ऑयल को, या भारत या कोई भी मिडिल ईस्टर्न ऑयल से भागने लग गया है, दूर भागने लग गया है, और इसीलिए दूसरे देशों को कॉन्टैक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। तो अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही ईरान के साथ ये वॉर में गए, ईरान के साथ प्रॉब्लम हुई, फिर से इनके साथ वही प्रॉब्लम आई कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ, तो ऑयल का फिर से जो सप्लाई है वो कम हो जाएगा, फिर से प्राइस हाई जाएंगे, तो हमें फिर से उसको मेंटेन करना है, तो क्या करो, फिर से रशियन ऑयल खरीदो। इन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट किया सबसे कि भाई रशियन ऑयल खरीदिए, रशियन ऑयल खरीदिए, इससे जो है हमारे ऑयल प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, ये रहेंगे वो रहेंगे। भारत ने लगातार, जब इन्होंने टैरिफ लगाया था, जब इन्होंने टैरिफ हटाया है, लगातार रशियन ऑयल खरीदा है और उसमें कोई कमी नहीं करी है। और इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं, खुल करके इस बात तो कह रहे हैं कि हम ऑयल खरीदते हैं अवेलेबिलिटी के हिसाब से। जब ऑयल जहां पर अवेलेबल होगा वहां पर ऑयल खरीदा जाएगा, और जो ऑयल हमें सस्ता पड़ेगा वो ऑयल हम खरीदेंगे। भारत ने लगातार वो ऑयल खरीदा। तो अमेरिका ने बार बार अपने स्टैंडर्ड्स चेंज किए, अमेरिका ने बार बार लोगों को कंफ्यूज किया कि रशियन ऑयल खरीदना है नहीं खरीदना है, लेकिन हमने अपनी स्टेबल सप्लाई वहां पर बनाई रखी, और इसीलिए आप देखो कि रशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। इसको आप सिंपैथेटिक रिलेशन नहीं कह सकते हो। इसी तरीके की प्रॉब्लम है, सोचिए भारत जो कि एकदम न्यूट्रल देश है, उसकी स्थिति ये है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि चाहते क्या है। अब आप सोचिए यूरोपियन देश जो हैं वो बेचारे कितनी एम्बिग्यूटी में फंसे होंगे, उनको पता ही नहीं है कभी खरीदना है रशियन ऑयल, कभी नहीं खरीदना है रशियन ऑयल। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत बहुत ख़राब है, सप्लाई का क्या होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से ब्लॉक हो गया, फिर से वॉर हुआ, फिर ट्रंप ने कल रात में उठा, वो कहा कि नहीं हमारी डील हो गई है। इतना फियर्स वॉर के बाद वो कह रहा है रात में हमारी डील हो गई, वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेटल हो गया है, 1-2 दिन में आप देख लोगे डील हो जाएगी। उधर से वो कह रहे हैं नहीं फाइनलाइज नहीं हुई है। तो इतने अनस्टेबल रीजन के ऊपर आप कैसे डिपेंड होगे? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक आदमी ने खड़ी करी। अब आप सोचिए कि जब एक राष्ट्रपति, मतलब इतने इंपॉर्टेंट देश का राष्ट्रपति ऐसा बन जाए, तो कितने सारे देशों के लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। वो मुसीबत आज हम अपने सामने देख रहे हैं। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।